Hello students, welcome to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are in the 4th module and this is the last lecture of the 4th module, that is lecture 5. In this lecture we will see one more numerical and then we will go through composite beams or flitched beams. So let us try to solve this numerical first of all. Three beams have same length, same allowable bending stress and same bending moment. तीन तरह के बीम हैं, ठीक है, जिनका लेंथ सेम है, अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट सेम है, ठीक है. तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम्स आर, क्रॉस सेक्शन कैसा कैसा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, विद डेप्थ ट्वाइस द विड्थ, मतलब जितना डेप्थ, जितना भी विड्थ है ना रेक्टेंगल का, उसका दुगना उसका डेप्थ है, और एक सर्किल है, स्क्वायर रेक्टेंगल एंड सर्किल. ओके, फाइंड द रेशियोज ऑफ वेट ऑफ द सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर बीम्स. सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बीम्स का जो वेट है उसका रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर बीम्स, ठीक है. देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक आपके पास स्क्वायर बीम है, ठीक है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, और एक आपके पास सर्कुलर बीम है, ठीक है. अब हाँ ये देखिए कि जो आपका सर्कुलर बीम है इसका मैं कहता हूँ कि जो डायमीटर है वो d है, ठीक है. जो रेक्टेंगुलर बीम है उसका विड्थ अगर b है तो उसका डेप्थ कितना होगा, 2b, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है. और इन दोनों का वेट आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर बीम, ठीक है. तो आपको रेशियो निकाल देना है, ठीक है. वेट ऑफ सर्कुलर रेक्टेंगुलर बीम विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर बीम. तो स्क्वायर का मान लेते हैं, डायमेंशन क्या, x, ठीक है. ओके, सिचुएशन समझ में आ गया है. अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जिस एक सूत्र को आप पकड़ के इस न्यूमेरिकल में आगे बढ़ोगे वो ये है कि जो इक्वेशन आपके पास है m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, तो आप क्वेश्चन को देखोगे तो समझोगे बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट सेम है, मतलब m और सिग्मा सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि z जो आपका स्क्वायर का हो, या फिर z आपका सर्किल का हो, या फिर z आपका रेक्टेंगल का हो, है ना, ये इक्वल होगा. यहाँ मैंने प्लस साइन गलती से दे दिया है, प्लस नहीं, इक्वल होगा, ठीक है. स्क्वायर का हो या सर्किल का हो या रेक्टेंगल होगा, सभी का जो z है डेट विल बी इक्वल. सेक्शन मॉडुलस सेम होगा. क्यों सेम होगा, क्योंकि m और सिग्मा सेम है तीनों का, ठीक है, इसलिए सेक्शन मॉडुलस भी सेम होगा, ठीक है. चलिए, जब ये आपको पता है तो मुझे बताइए, तो सेक्शन मॉडुलस स्क्वायर का कितना होगा. सेक्शन मॉडुलस क्या होता है जी, i अपॉन वाई. तो स्क्वायर का क्या होता है, बी डी क्यू होता है, तो बी डी क्यू, है ना, ये होता है बी डी क्यू बाई 12. आई की वैल्यू होती है ना, तो b और d दोनों सेम होता है स्क्वायर में, दोनों x है ना इसमें, तो x इंटू एक्स क्यूब बाई 12. ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय y की वैल्यू बताइए. तो इस फिगर को देख करके न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ से x बाई 2 पर y होगा, है ना, x बाई 2. तो ये कितना हो जाता है बताइए ज़रा, 2% एक्स क्यूब बाई 6, ठीक है. जो आपका सेक्शन मॉडुलस है रेक्टेंगल का वो बताइए, तो कितना होगा, i अपॉन वाई. आई कितना, b इंटू डी क्यूब, डी की जगह 2b क्यूब बाई 12 बाई y कितना होगा इसके लिए. देखिए न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस कितना, ये पूरा 2b है, तो ये ऊपर वाला कितना है, b है, ठीक है, b. ये कितना आ जाएगा बताइए, b इंटू 8b क्यूब, तो एक b कट गया, 8b क्यूब बाई 12, ठीक है, 2 बाई 3b क्यूब. जो सेक्शन मॉडुलस सर्किल का है वो बताइए कितना होगा, i अपॉन वाई आपको पता है, ठीक है. तो बताइए i कितना होता है एक सर्किल के लिए, 5/64 इंटू डी टू द पावर 4, ठीक है, बाई
वाई मैक्स dy2 ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 32d³। ठीक है। अब हमें सभी का जो सेक्शन मॉडुलस है अगर हम इक्वेट कर दें तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, इक्वेटिंग सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, सभी सेक्शन मॉडुलस को इक्वेट करिए तो ज़रा। तो पहले हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल का ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का कितना था x³/6 और इसका कितना था 2/3 BQ। तो आपको पता है कि BQ इज इक्वल टू 3/2 इंटू x³/6 x³/4 और b अगर आप निकालोगे तो इट विल बी 0.63x। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल का जो डायमेंशन दिया हुआ है b दैट विल बी इक्वल टू 0.63x। x क्या है, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं हम लोग, इक्वेट करते हैं। ये हमने क्या किया है, रेक्टेंगल और स्क्वायर को इक्वेट किया ना। अब ऐसा करते हैं, सर्किल और स्क्वायर को इक्वेट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। x³/6 एक तरफ स्क्वायर दूसरी तरफ सर्किल, π/32 dq। तो dq इज इक्वल टू x³ इंटू 32/π। यहाँ से अगर आप d निकालोगे तो यू विल गेट दैट इट इज 1 x³। अच्छा ऊपर देखिए एक मिनट, 6 छूट गया क्या, x³ इंटू 32/π और यहाँ आपका 6 भी तो होगा ना, 6π, इट विल बी 6π। ओके, चलिए तो dq d शुड बी इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली ये 1.1927x आएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेट, है ना, वेट ऑफ बीम्स। ठीक है, वेट ऑफ बीम दैट इज रेक्टेंगुलर बीम या फिर सर्कुलर बीम विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर बीम। ठीक है, ये चाहिए आपको। लेकिन एक बात आपको याद रखना कि वेट ऑफ बीम्स जो भी है आर प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, वेट क्या होता है, W एरिया इंटू वॉल्यूम इंटू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये लिखा जा सकता है इक्वेशन। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो भी वेट है और एरिया है दोनों प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर L कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए आप कि वेट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम बाय वेट ऑफ स्क्वायर बीम इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बीम बाय एरिया ऑफ स्क्वायर बीम। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बीम क्या होगा, b इंटू 2b। ठीक है, बाय एरिया ऑफ स्क्वायर बीम x इंटू एक्स। b को अगर x के टर्म्स में लिख दें 0.63x तो 0.63x इंटू 2 इंटू 0.63x बाई x इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 0.7938। ठीक है, x कट गया इधर। चलिए, अब दूसरा है कि वेट ऑफ सर्कुलर बीम विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर बीम, वेट ऑफ स्क्वायर बीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बीम बाई एरिया ऑफ स्क्वायर बीम। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बीम बताइए तो πr² या π/4 d² होता है बाई एरिया ऑफ स्क्वायर बीम x² होता है।
तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी को एक्स के रिस्पेक्ट में पता है आपको क्या लिखते हैं, 1.1927, 1.1927 एक्स, इसका स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.1172। ठीक है, तो इस तरह इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेजर जो चीज़ था वो यही था कि आपने इस चीज़ को पकड़ लिया, लिखा हुआ है बेंडिंग मोमेंट आपका और अलावल बेंडिंग स्ट्रेस सेम है, तो आपको पता चला ये और ये सेम है, तो जेड की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज कंपोजिट बीम्स और फ्लेच्ड बीम्स। देखिए, अ बीम मेड अप ऑफ 2 or more different materials, ठीक है, assumed to be rigidly connected together and behaving like a single piece is known as composite beam or wooden flitched beam। देखिए, फ्लिच्ड बीम या कंपोजिट बीम क्या है, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल के, ठीक है, बीम्स हैं। दैट इज़, देखिए यहाँ ये स्टील है आपका दिख रहा है, यहाँ ये पूरा वुड है और यहाँ भी पूरा स्टील है। ठीक है, स्टील स्टील वुड, ओके, रिजिडली कनेक्टेड है ना, यहाँ पर क्या है, कनेक्शन है, रिजिडली कनेक्टेड। ठीक है, और कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक सिंगल पीस के रूप में ये पूरा का पूरा बिहेवियर है। ठीक है, पूरे के पूरे ये जो बीम आपको दिख रहा है इसका सिंगल पीस में एक बिहेवियर है, ऐसा नहीं कि ये अलग बिहेव कर रहा है, ये अलग बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक सिंगल वे में बिहेव कर रहा है। तो इस तरह के बीम को हम लोग कंपोजिट बीम या फिर फ्लिच्ड बीम बोलते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। जो स्ट्रेन होगा ना एट द कॉमन सरफेस विल बी सेम फॉर बोथ द मटेरियल, ये स्टील की बात करें या वुड की बात करें। ठीक है, जो कॉमन सरफेस है वहाँ पर जो स्ट्रेन होगा वो सेम होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा ना, ठीक है, इस सेक्शन का एक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा, इस वुडन पार्ट का एक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा, इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा। तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा वो फर्स्ट सेक्शन प्लस सेकंड सेक्शन प्लस थर्ड सेक्शन व्हाटएवर, ठीक है, जितने भी सेक्शन है, प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6, जितने भी सेक्शन है, तो टोटल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल सेक्शंस। ठीक है, तो जो आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दो बातें मैंने बताई, स्ट्रेन कॉमन सरफेस पे क्या होगा, सेम रहेगा। दूसरी बात, टोटल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, जो इंडिविजुअल सेक्शंस है उसके समेशन होंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के। अब देखिए, व्हेन सच ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, द बेंडिंग स्ट्रेस एंड हेंस स्ट्रेन्स ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट आर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिग्मा से रिलेटेड ये बात हमने पढ़ा था ना, वाई। ठीक है, जो भी बेंडिंग स्ट्रेस कि वाई कितना है ना, न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर है ना, आपको स्ट्रेस चाहिए, तो सिग्मा और वाई दोनों क्या प्रोपोर्शनल थे, सिग्मा वाई का प्रोपोर्शनल था। ठीक है, जितनी दूर जाते थे उतना बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ होता था। ठीक है, और स्ट्रेन की बात करें तो वहाँ भी यही चीज़ आता था, स्ट्रेस का तो मैंने बताया, स्ट्रेन में भी वही चीज़ था कि वो भी वाई के प्रोपोर्शनल था, है ना। वही चीज़ यहाँ मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, कि व्हेन सच ए कंपोजिट बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, द बेंडिंग स्ट्रेस एंड हेंस स्ट्रेन्स ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस और दूसरा कौन, स्ट्रेन्स ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एट ए पॉइंट आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कॉमन न्यूट्रल एक्सिस। जो भी कॉमन न्यूट्रल एक्सिस होगा उससे प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, वाई के प्रोपोर्शनल होगा क्या, बेंडिंग स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये कंपोजिट बीम में भी ये चीज़ लागू है। तो यहाँ पर 3 नियम मैंने बता दिया है। ठीक है, 3 चीज़ें, पहला हमने स्ट्रेन के बारे में बताया कि कॉमन सरफेस पे जो स्ट्रेन है वो सेम रहेगा। दूसरा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। और तीसरी बात जो आप पहले से आप जानते थे कि जो भी स्ट्रेस हो गया या फिर जो स्ट्रेन हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, वाइब्स, है ना। ओके, वाई क्या है, डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहाँ पर आप स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, कहाँ से, जो आपका कॉमन न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट
आपने कंपोजिट बीम्स के बारे में जाना। ठीक है, इसका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी आपको लेक्चर के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए अब ऐसा है कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो अब मैंने जो फिगर बनाया है ना, इसी फिगर को आप ध्यान से देखोगे, इसी फिगर के बारे में आगे बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेस इन स्टील वो हम मान लेते हैं सिग्मा 1, और स्ट्रेस इन वुड जो है उसको मान लेते हैं सिग्मा 2। ठीक है, और इवन क्या क्या होता है सबको पता है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस, और ये है स्टील, जो 1 है ना वो स्टील को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टील को, जो 2 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वुड को। ठीक है, तो अगर मैं E1 लिखूं तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अगर मैं E2 लिखूं तो आपको पता होना चाहिए यंग्स मॉडुलस ऑफ वुड। अगर मैं I1 लिखूं तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टील अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अगर मैं I2 लिखूं तो आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वुड अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और अगर मैं M1 लिखूं तो आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ स्टील, और M2 लिखूं तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वुड। ठीक है, ये जो भी टर्म्स मैंने लिखे हैं E, I, M, इससे आप परिचित हैं, इसलिए मैं इसका कंप्लीट नेम नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि जो नोट्स आपको प्रोवाइड होगा उसमें ये लिखा रहेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं जानना चाहता हूँ स्ट्रेन इन स्टील, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, एट ए डिस्टेंस y। ठीक है, कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पे अगर आप स्ट्रेन जानना चाहते हैं स्टील में, तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि जो भी स्ट्रेस है बाई E, स्टील है तो E1। ठीक है, तो सिग्मा 1 अपॉन E1 यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेन इन वुड एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो आप सीधे बोल दोगे कि सिग्मा 2 अपॉन E2। ठीक है, हमने अभी अभी कुछ सीखा है। ठीक है, स्ट्रेन एट कॉमन सरफेस इज सेम, है ना, दोनों y की दूरी पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा 1 अपॉन E1 है दैट इज स्ट्रेन इन स्टील शुड बी इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2 दैट इज स्ट्रेन इन वुड। इसका मतलब ये भी हुआ कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा 2, और इसका मतलब ये भी हुआ कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू M सिग्मा 2। M क्या है भैया, तो देखिए यहाँ पर आपने एक नया टर्म जाना, M इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज, देखिए इस शब्द को, मॉडुलर रेशियो। क्या है ये, मॉडुलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड वुड। ठीक है, E1 बाई E2 मॉडुलर रेशियो। ओके, इसके अलावा आप तो ये जानते ही हैं, क्या जानते हैं, M इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इंटू आई, परिचित हैं आप इससे। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है ऑफ स्टील क्या है, M1 से अगर मैं डिनोट करूँ तो सिग्मा 1 अपॉन वाई इंटू I1, और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वुड अगर मैं बोलूँ तो कितना होगा, M2 सिग्मा 2 अपॉन वाई इंटू I2। ठीक है, ये I1 है। तो आप मुझे बताइए कि जो टोटल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो कितना होगा, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 होगा ना, अभी अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है टोटल। ठीक है, तो सिग्मा 1 अपॉन वाई इंटू I1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन वाई इंटू I2। ठीक है, और देखिए इसका मतलब ये है कि सिग्मा 1, देखिए तो यहाँ सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या आपने सीखा है, M इंटू सिग्मा 2, तो M इंटू सिग्मा 2 अपॉन वाई I1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन वाई I2 इज इक्वल टू
सिग्मा 2 अपॉन वाई कॉमन ले लीजिए, तो mi1 प्लस i2, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए इस इक्वेशन को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो mi1 प्लस i2 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, mi1 प्लस i2 ये रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज इफ ऑल मेड ऑफ मटेरियल 2 दैट इज वुड, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर हम लोग, अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि m इज इक्वल टू सिग्मा 2 y इंटू आई लिख सकते हैं, जहां ये i किसके बराबर होगा, mi1 प्लस i2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन आप कह सकते हो। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। A flitched beam consists of wooden joist 10 cm wide and 20 cm deep। फिगर यहाँ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये आपका एक वुडन जॉइस्ट है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर वो डीप है। If the maximum stress in the wooden joist is 7 Newton per mm square, find the corresponding maximum stress attained in steel, ठीक है। Find also the moment of resistance of the composite section, इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें निकाल लेना है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस वुडन जॉइस्ट में दे रखा है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपको स्टील प्लेट का बता देना है उसमें कितना मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस स्टील का और वुड का दे रखा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, गिवन जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ ऐसा है कि 1 मैं स्टील को डिनोट करूँगा, जहाँ भी सबस्क्रिप्ट 1 है स्टील समझिएगा, और सबस्क्रिप्ट 2 है तो आप वुड समझिएगा, ओके। तो अगर मैं लिखूँ B2 मतलब विथ, ठीक है, वुडन पार्ट जो है उसका विथ कितना है 10 सेंटीमीटर, D2 कितना है, डेप्थ ऑफ वुडन सेक्शन कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। B1 विथ ऑफ स्टील प्लेट कितना है 1 सेंटीमीटर, D1 डेप्थ ऑफ स्टील प्लेट कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टील प्लेट्स कितने हैं 2 हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस इन वुड कितना दे रखा है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सिग्मा 2 से डिनोट करता हूँ, ठीक है। स्टील कितना है E1 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, E2 मतलब वुडन यंग्स मॉडुलस 1 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब मुझे आप ये बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुडन जॉइस्ट का, ठीक है, इसको मैं I2 से अगर डिनोट करूँ तो क्या होगा BD क्यूब बाई 12, B2 कितना है 10, D कितना है 20, क्यूब बाई 12, ये आपका आ रहा है 6666.66 सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं स्टील प्लेट का जानना चाहूँ तो क्या होगा, पहले तो 2 स्टील प्लेट है इसलिए 2 अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है, ठीक है। BD क्यूब बाई 12 कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 20 क्यूब बाई 12, ये आ जाएगा आपका 13
33.33 सेंटीमीटर पर 4। देखिए हमेशा से हम लोग क्या कर रहे हैं, mm में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 6666.66 इंटू 10⁴ mm² हो गया। और ये भी आपका 1333.33 इंटू 10⁴ mm² हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मॉड्यूलर रेशियो m वो कितना है। तो आपको पता है कि स्टील बाय वुड 2 इंटू 10⁵ बाई 1 इंटू 10⁴ कितना होगा 20। मॉड्यूलर रेशियो को पता चल गया। जब ये पता चल गया तब मुझे ये बताइए इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना होगा। mi1 प्लस i2, यही है ना, इज इक्वल टू 20 इंटू I1 की वैल्यू बोलिए 1333.33 है ना जी, प्लस I2 की वैल्यू बोलिए 6666.66 इंटू 10⁴। ठीक है, यहाँ भी 10⁴ होगा, छूट गया, इंटू 10⁴। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3333.2 इंटू 10⁴। ठीक है, तो जब इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता चल गया तो m इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इंटू आई आपको पता है। ठीक है, ओके, ऊपर देखिए फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख रखे हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है, m इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन वाई mi1 प्लस i2, यही तो I है ना। ठीक है, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई वाई इंटू इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लिख दीजिए सिग्मा 2 बाई वाई इंटू इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, इंटू 33333.2 इंटू 10⁴ बाई वाई की वैल्यू बोलिए कितना है, y देखिए कितना है, यहाँ ये देखिए y कितना है, ये टोटल 20 है, ये न्यूट्रल एक्सिस बीचों बीच है, तो y कितना होगा 10 सेंटीमीटर। mm में लिखना चाहेंगे तो 100 mm। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट दैट इट इज 2333.24 न्यूटन मीटर। ठीक है, यूनिट देख लीजिए कि यूनिट कैसे कितना आएगा, है ना, उसको देखते हुए चलना बड़ा ज़रूरी है। ओके, वैल्यू और ज़्यादा आएगी, लेकिन जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये फिर मीटर में, न्यूटन मीटर में आएगा, नहीं तो न्यूटन mm में आएगा, उसके बाद न्यूटन मीटर में ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया। इसमें एक चीज़ और था, सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही नहीं निकालना था, आपसे ये भी कहा गया था कि सिग्मा 1 की वैल्यू भी बताइए, दैट इज़ मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील, है ना। तो स्ट्रेन तो दोनों में सेम होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो स्ट्रेन सिग्मा 1 अपॉन E1 शुड बी इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2, है ना। अब देखिए सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 इंटू E1 बाई E2, है ना। सिग्मा 2 आपको पता है 7 न्यूटन पर mm² है, और E1 बाई E2 आप निकाले थे मॉडुलर रेशियो 20। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 140 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फ्लिच्ड बीम्स था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स है वो समाप्त होता है। हमने 5 लेक्चर्स में इस मॉड्यूल को ख़त्म किया है। नेक्स्ट जो आपका मॉड्यूल है दैट इज शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा है कि जो हमारा 4th मॉड्यूल है दैट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, वी हैव completed that. Okay, चलिए, we will meet again
and we will start module 5.